हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जो कि डीएसएसबी के जुलाई और अगस्त में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछी गई थी। ठीक है, इनमें कुछ एग्ज़ाम जो है अगस्त में हुए थे उनकी इंग्लिश है, और कुछ जो जुलाई के लास्ट में हुए थे, मीन्स लाइक 27, 28, 23, 24 जुलाई के आसपास, उन सभी की जो है आंसर की है। तो उसमें हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। और ये जो लास्ट में एग्जाम हुए थे जुलाई और अगस्त में, ये जो एग्जाम हुए थे ये पीजीटी के हुए थे। जैसे पीजीटी हिस्ट्री हो गया, पीजीटी कॉमर्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसके जो है पेपर हुए थे। और वही चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें थी जो पूछी गई थी। इससे पहले भी जो है हम जून और जुलाई का जो है हम कर चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट हमने किया, पाँचों सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। और दूसरी चीज़, रीजनिंग जो है यहाँ से ज़रूर देखें। देखिए, इन वीडियो को देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं जो डीएसएसबी में पूछी जा रही हैं। अगर आप प्रीवियस जो भी पेपर हुए हैं उनको नहीं देखेंगे और डायरेक्ट पेपर देने जाएंगे तो आपको एक तो पेपर का पैटर्न समझने में ही टाइम निकल जाएगा, और टाइम इतना होता नहीं है क्योंकि पूरा पेपर जो है करना होता है, लेंथी पेपर होता है। 20-20 नंबर का हर एक सब्जेक्ट उसमें पूछा जाता है, और 1 आवर का लगभग हम टाइम लेके चलते हैं। 1 आवर से ज़्यादा भी ले सकते हैं टाइम, बट फिर दूसरा सब्जेक्ट भी तो कवर करना होता है, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 1 आवर का टाइम लेके चलिए। ओके, तो इसीलिए जो है इन पेपर्स को देखना ज़रूरी है। यहाँ से आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, रीजनिंग का स्पेशली पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। अचानक से आपको जो है वो क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये पेपर ज़रूर देखिए, इनको अटैम्प्ट करके देखिए। और जो भी बच्चा अगर अपनी तैयारी करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ के जो है तैयारी कर सकता है। उसके लिए जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे जो आपको मॉक टेस्ट भी जो है इसी तरीके के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मॉक टेस्ट की पीडीएफ होती है, 5 मॉक टेस्ट जो है हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी स्टैटिक जीके हो गई और सब चीज़ें जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिसके लिए हमने डेली टारगेट बैच भी जो था चलाया था, 15 दिन तक वो बैच चला था। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है जुड़ के अपना सिलेबस पूरा किया, और अभी जो है प्रैक्टिस उनके साथ साथ हो रही है। तो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो चलिए अभी हम इंग्लिश को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट, यानी कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से जो एक वर्ड है वो क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, ये पूरा देखो, ये है, इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चारों में से बताना है कि कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसकी जो स्पेलिंग रहेगी, स्पेलिंग जो रहेगी वो क्या रहेगी, UBI, यहाँ तक ठीक है। QUITOUS रहेगी, टी के बाद जो है आई नहीं आएगा। यही जो है इसमें क्या थी, मिस्टेक थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group. Okay, one word substitution आपको 2 में देखने को मिलेंगे, 2 ही आपको ये मिलेंगे, यानी कि मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो देखते चलना है अभी। देखिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूट में क्या पूछा, ए गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है, रन बाय द वेल्दी, यानी कि जो रिच जो पीपल हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी क्या होती है, अरिस्टोक्रेसी होती है एक ऐसी सरकार जो एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेसी इज रूल्ड बाय एलाइट और एनी इंडिविजुअल। ठीक है, मीन्स ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स हु आर कंसिडर्ड सुपीरियर, इंटेलिजेंट और हाई सोशल क्लास। ठीक है, उसके द्वारा जो चलाई जाए उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज रूल बाय ऑफिशियल्स, रूल बाय ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है, एंड ओलिगार्ची क्या होता है, रूल बाय सिलेक्ट फ्यू पीपल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओलिगार्ची मीन्स जो पावर है वो किसके पास है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ जो सिलेक्ट बंदे हैं, जो वेल्दी हैं, पावरफुल हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके द्वारा। बट यहाँ पे एक ग्रुप हो जाता है। और प्लूटोक्रेसी में अगर आप देखेंगे ये भी वेल्दी के द्वारा ही है, बट गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी, तो वो प्लूटोक्रेसी है। ओलिगार्ची में एक याद रखिएगा, जो पावर होगी वो स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल्स के पास होगी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में रूल बाय ऑफिशियल होगा, और एरिस्टोक्रेसी में रूल बाय इलाइट योर इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर। देखो क्वेश्चन टैग बनाने का 2 रूल आपको याद रखने हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बनाना है, अगर गिवन सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। और क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन लेना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन जो है बनेगा। देखो दे आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये है आर, और प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ रहा है, दे। ठीक है, तो आर नॉट, इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो आर नॉट दे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अगेन आ गया वन वर्ड सब्सटीट्यूट का, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही हैज ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथ्यूजियाज्म फॉर लाइफ। तो एनर्जी एंड एंथ्यूजियाज्म फॉर लाइफ के लिए हमें बेस्ट वर्ड बताना है, क्या होगा। तो राइट आंसर रहेगा विम एंड वाइगा, विम एंड वाइगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथ्यूजियाज्म। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, फ्लैशेस इन द पैन का मतलब क्या होता है, ब्रीफ सक्सेस या सडन सक्सेस आप कह सकते हैं। ठीक है, रॉ डील्स, ओके, रॉ डील्स का मतलब होता है हार्श ट्रीटमेंट, हार्श ट्रीटमेंट। एंड द लास्ट इज डन डील्स मीन्स फाइनल और सेटल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, फाइनल सिचुएशन बोल लो या फाइनल एग्रीमेंट बोल लो, डन डील्स का मतलब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम के मिलेंगे, या तो सिनोनिम पूछ लिया जाएगा या एंटोनिम, या दोनों भी आ सकते हैं। देखो अभी देखते हैं, इसमें पता भी चल जाएगा आपको। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है ऑफ अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, सेवंथ, हिज राइटिंग स्टाइल इज फ्लोरिड फुल ऑफ एम्बेलिश्ड लैंग्वेज। कि उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा है, फ्लोरिड है। ठीक है, तो फ्लोरिड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, समथिंग मीन्स जो कि हाईली डेकोरेटेड हो। ठीक है, हिज राइटिंग स्किल इज, राइटिंग स्टाइल इज फ्लोरिड मीन्स हाईली डेकोरेटेड या एलैबोरेट आप इसको बोल सकते हैं। इसका सेम बताना है हमको। ठीक है, ओके, ऑस्ट्रे क्या होता है, ऑस्ट्रे होता है प्लेन और एंड विदाउट, मीन्स एक तरीके के आप बोल सकते हो कुछ खास उसमें वो नहीं है। ठीक है, एलैबोरेट में तो क्या है, हाईली डेकोरेटेड है, तो इसमें बिल्कुल प्लेन की बात हो रही है। तो फ्लोरिड का जो एंटेनम बनेगा वो ऑस्ट्रे बन जाएगा, ये इसका क्या है, एंटेनम है। ठीक है, ओके, अनअडॉर्न्ड का मतलब क्या होता है, देखो अनअडॉर्न्ड का मतलब होता है नॉट अडोर्न्ड। एक अडोर आपने सुना होगा ना, अभी आगे नॉट अडोर्न्ड मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा एक तरीके से, मीन्स डेकोरेटेड नहीं है। ठीक है, तो आकर्षित आप बोल सकते हैं नहीं है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटेनम हो जाएगा, किसका, फ्लोरिड का। ठीक है, एक यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब क्या होता है, ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटेड। ऑर्नेट का मतलब क्या हो जाएगा, डेकोरेटेड, फुल ऑफ एम्बेलिश, मतलब फुल आप उसको क्या बोल सकते हैं, एलाब्रेटरी डेकोरेटेड। ठीक है, तो ऑर्नेट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, इंजीनियस का मतलब क्या होगा, मीन्स इंजेनियस, इसका मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट, तो ये तो है ही नहीं फिर इससे रिलेटेड, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। अब इडियम, 2 इडियम फ्रेज आपको मिलेंगे, 2 वन वर्ड मिलेंगे, 2 मिसस्पेल्ट मिलेंगे, 2 सिनोनिम एंटोनिम मिलेंगे, 2 क्वेश्चन टैग मिलेंगे, 2 सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेंगे। ठीक है, 2-2 करके जो है आपको मिलने वाले 2 फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे फिर उसमें। नेक्स्ट देखिए, डोंट बी इन ए हरी टू रिस्पॉन्ड टू दैट रूड ईमेल फ्रॉम योर बॉस, डू नॉट टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। ओके, अब इसका इडियम बताना हमें कि डू नॉट टेक एक्शन, कि कोई एक्शन नहीं लेना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट, इसके बारे में सोचे बिना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही इडियम, तो राइट आंसर हो जाएगा होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस सॉरी। इसमें क्या है कि एकदम से सडन एक्शन आपको नहीं लेना है, बिना सोचे समझे जो है कोई एक्शन नहीं लेना है, तो होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स वेट, स्लो डाउन इसका मतलब होगा। ठीक है, तो इसमें भी तो यही बोला गया, डू नॉट टेक एक्शन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट फर्स्ट। ठीक है,
कि उसके बारे में सोचना है पहले, देन कोई एक्शन जो है हमको लेना है। ठीक, तो ये हो गया। तो वेट, स्लो डाउन हो जाएगा, होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो है कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली इग्नोर समवन। कोल्ड शोल्डर भी आ सकता है, देखो एग्जाम में, इसलिए बता देती हूँ। इंटेंशनली इग्नोर समवन, इसके लिए कौन सी हो जाएगी इडियम? कोल्ड शोल्डर। ओके। टर्न टेबल का मतलब क्या है? टर्न टेबल मतलब रिवर्स ए सिचुएशन। रिवर्स ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन को रिवर्स करना, टर्न टेबल। नर्स ए ग्रज, इसका मतलब है इल विल टुवर्ड्स समवन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। नर्स ए ग्रज हो जाएगा। तो होल्ड योर हॉर्सेस, स्लो डाउन एंड वेट। ठीक, चलिए आगे देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द नोवेल वॉज डैश रिटर्न कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्स इमोशन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। ओके, ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये अगर आप देखेंगे मोर ब्यूटीफुल हम कंपैरेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव नाउन्स में आ जाएगा, मतलब डिस्क्राइब करता है ये कंपैरेटिव को। ठीक है, मोस्ट सुपरलेटिव में आ जाएगा। बट यहाँ पे इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है, ना तो कंपैरिजन करना सुपरलेटिव का। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है रिटर्न की, और रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करना हमें कि द नोवेल वॉज ब्यूटीफुल। रिटर्न हो गया ब्यूटीफुली। देखो ब्यूटीफुल अगर हम देखें तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हम किसको डिस्क्राइब करने के लिए लगाते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। बट यहाँ पे हम वर्ब को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, और जब भी हम वर्ब को की जो भी वो चीज़ें हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे एडवर्ब करेक्ट आएगा, जो कि होगा ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और इसके पीछे एल वाई को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुली जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द नोवेल वॉज ब्यूटीफुली रिटन कैप्चरिंग द कॉम्प्लेक्स इमोशन ऑफ इट्स कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सेंटेंस अरेंजमेंट है। ओके, इसको हमें लगाना है सही से। ये 5 सेंटेंस है, खुद से करके देखिए, इनको पढ़ते हैं सबसे पहले कि किसमें क्या जो है बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, This is facilitated by the fact that humans are not the natural prey of any venomous snake. This is facilitated मतलब ये फैक्ट है कि ह्यूमंस, जो मनुष्य है, वो किसी भी उसका सांप का, विषैले सांप का प्राकृतिक जो शिकार है वो नहीं है। ठीक है, नेचुरल प्री, प्राकृतिक शिकार नहीं है किसी भी विषैले सांप का। ठीक है, उसके बाद सेकंड में बोला गया है, कोबराज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द हुड्स दैट दे फ्लेयर व्हेन एंग्री और डिस्टर्ब। फिर बताया गया कि जो कोबरा है उसको जो है उसके फन जो होता है ना उससे पहचाना जाता है। जब वो क्रोधित या परेशान होने पर जो फन फैलाता है ना, जब आपने देखा भी होगा वीडियो वगैरह यूट्यूब पे कोबरा की, तो जिस तरीके से वो जब गुस्से में अपना फन उठाता है तो उस पर जो सिर के पीछे जो भी उनके वो बनी होती हैं एक्सटेंशन ऑफ द रिब्स बिहाइंड द कोबराज हेड्स, उससे जो है वो पहचाना जाता है। ठीक है, मतलब उसके फन से जो है उसको पहचाना जाता है कोबरा को। ठीक है, ये बताया गया है। तीसरे में क्या कह रहा है? वी आर ए बिट लार्ज फॉर देम टू स्वेलो होल एंड दे हैव नो मीन्स ऑफ चॉपिंग अस अप इनटू बाइट साइज पीसेस। क्या कह रहा है कि हम इतने बड़े हैं कि वे हमें पूरा निगल नहीं सकते। ये बात भी सही है। वी आर ए बिट लार्ज फॉर देम, हम जो है उनसे बड़े ही हैं कि वो हमें पूरा निगल नहीं पाते हैं। ओके, और उनके पास जो है मीन्स उन्हें काटने के अलावा कोई और वो नहीं है कि वो हमें क्या कर सकते हैं, काट ही सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये इसमें बोला है। आगे देखिए, द इंडियन कोबरा इज द कॉमन नेम फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ वेनोमस स्नेक नोन फॉर देयर इंटीमीडिएटिंग लुक्स एंड डेडली बाइट्स। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है डी ऑप्शन में? एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है हमने, वेट।
सही है। फिर इंडियन कोबरा इज द कॉमन नेम फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली, कि जो भारतीय कोबरा जो है वो विषैले सांप परिवार के सदस्यों का क्या है, नाम है, ये तो हमें पता ही है। नॉन फेयर किसके लिए जो है वो जाने जाते हैं, इंटीमीडिएटिंग लुक्स एंड डेडली बाइट्स, मीन्स जो भी उनका जो भयावह रूप होता है या जो काटते हैं, मीन्स बहुत विषैले होते हैं ना, लगभग आदमी मर ही जाता है इसमें उसके काटने से, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये जाना जाता है, तो ये इसमें बताया गया। और लास्ट में है ऑब्वियसली द बेस्ट प्रिवेंशन इज टू अवॉइड गेटिंग बिटन, और सबसे जो बेस्ट तरीका है कि उसके काटने से जो है बचा जाए। तो यहाँ पे जो शुरुआत होगी वो इससे होगी कि जो इंडियन कोबरा है वो कॉमन नेम है फॉर द फैमिली ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कोबरा की बात हो रही है तो पहले ये बताया है कि जो कोबरा है वो एक कॉमन नेम है फॉर मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ विनोइमस स्नेक, तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा। उसके बाद जब इसके बारे बताया गया कि इंडियन कोबरा इसका नाम है, फिर बताएंगे कि कोबरा को जो है ना इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द हुड्स दैट दे फ्लेयर व्हेन एंग्री और डिस्टर्ब, ठीक है। फिर इसमें बताया कि ये बता दिया कि भाई जो उसके पीछे है उससे पहचाना जाता है, और ऑब्वियसली जो बेस्ट प्रिवेंशन है कि हमें जो है इसके काटने से जो है बचना चाहिए, ठीक है। फिर दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द फैक्ट दैट ह्यूमंस आर नॉट नेचुरल प्री ऑफ, कि मनुष्य जो है किसी भी विषैले सांप का प्राकृतिक शिकार नहीं है, ये आ जाएगा। और 5वें नंबर पे हो जाएगा हम इतने बड़े हैं कि वे हमें पूरा नहीं निगल सकते और उनके पास हम छोटे छोटे टुकड़े में काटने का कोई। अब ये देखो पूरा इसमें तुक बन रहा है कि पहले इंडियन कोबरा की उसमें बारे बताया कि एक फैमिली है, देन बताया कि उसको हम कैसे पहचानते हैं और हमें जो है उसके काटने से बचना चाहिए, और वो उसका कोई प्राकृतिक शिकार नहीं होता है, और वो हमें जो है सिर्फ काट कर जो है खा सकते, पूरा का पूरा नहीं निकल सकते, ये पूरा जो है इसमें बताया गया। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगी जिसमें DBEAC जो है यहाँ पे पूरी सीक्वेंस इसमें आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द श्रूड टीम मेंबर्स टुक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो प्रिकॉशनरी की स्पेलिंग जो है देखनी है। देखो यहाँ पे देखो परकॉशनरी लिखा, प्रिकॉशन होता है ना, प्रिकॉशन शब्द तो सबने सुना होगा, प्रिकॉशन, तो बस ये प्रिकॉशन लिख के ARY जोड़ना था, और यहाँ पे देखो RE होना चाहिए, ठीक है। SI तो आते हैं, क्वेश्चन में हमेशा TION आता है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। NERY नहीं होगा, NARY होगा, तो ये वाली मिस्टेक है फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक और आता है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन इन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो इसे पूरा इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें भी हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। ऑल्थो दिस physical reaction will help us function more effectively when we are under pressure for short period of time, it can be extremely damaging to the body in terms of long term effect. देखो, although this physical reaction will function more effective when we are, मतलब जब हम दबाव में होते हैं तो हमारी जो भी शारीरिक प्रतिक्रिया है वो हमें प्रभावी ढंग से कार्य करने में जो है हेल्प करती हैं। इट कैन बी एक्सट्रीमली एंड ये हमारे लिए जो है क्या हो सकती हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म अफेक्ट्स, ये कहा गया है। उसके बाद दीज हार्मोन प्रोड्यूस मार्क्ड चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लेवल्स, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटीज। दीज हार्मोन्स यानी कि जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे चेंजेस, या किस किस में, हार्ट रेट में, BP में, ठीक है, और जो भी गतिविधियां होती हैं उसमें। तो हॉर्मोन्स मीन्स कहीं ना कहीं पर हॉर्मोन्स की जो है बात की गई होगी। देखते हैं, व्हेन द ह्यूमन बॉडी इज प्लेस्ड अंडर फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स सच एज एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल। अब यहाँ से देखो पता चल रहा है कि ये वाला सेंटेंस पहले नहीं आएगा, इससे पहले कहीं ना कहीं हार्मोन की बात हो गई, और एग्जाम्पल वैसे नहीं आएगा जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होंगी, तो हम उसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ऑप्शन C फर्स्ट नंबर पे जो है आएगा ही आएगा। ऑल्दो भी कोई ना कोई बात चल रही होगी तभी हम ऑल्दो का यूज़ करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम ऑल्दो लगा देंगे, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा कि व्हेन द ह्यूमन इज प्लेस्ड, यानी कि जब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, ये किसी तनाव में होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में होता है, तो कुछ ना कुछ हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं। कौन कौन से, एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल्स। उसके बाद हम बात करेंगे इनके कि जो ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इससे चेंजेस आता है किसमें, हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में और लेवल में, और मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटीज में। उसके बाद हम क्या देंगे, कोई ना कोई एग्जांपल हम यहाँ से देंगे कि एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट आर स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। क्या ये D पहले आएगा या C आएगा, A पहले आएगा। अभी हमें 1 2 तो पता चल गया है, ठीक है, यहाँ से ये तो पता चल गया है। चलिए अब इसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर ये
Although the physical reaction will help us function more effectively when we are under pressure for short period, it can be extremely damaging to the body in terms of long term effect. Example of psychological effect, and last में हम example देंगे, तो ये 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा C B A और D, C B A D। वैसे यहाँ पे देखो, आपको अगर सी पता चल जाता कि भाई एक ही ऑप्शन है, एंड देन उसको आप पुट करके देख लो, भाई सी के बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर उससे तुक बन रहा है नहीं, तो ऑप्शंस को भी साथ साथ लेके चलना है। अगर आप फर्स्ट को निकाल लेते हैं, देन आप ऑप्शन चेक कीजिए, फिर टाइम बचेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डिसाइडेड टू स्टडी बायोलॉजी डैश ही हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ही डिसाइडेड कि उसने डिसाइड किया कि वो बायोलॉजी को क्या करेगा, स्टडी करेगा। ही हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड कि वो जो है हमेशा क्या था, फैसिनेट था बाय लिविंग, मीन्स उसकी जो भी इच्छा थी पढ़ने की लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो उसने ऐसा कुछ डिसाइड किया, तो ही डिसाइडेड टू स्टडी बायोलॉजी, सो ही हैड। सो को हम इसलिए कि ये जब भी हम कोई रिजल्ट इंडिकेट करते हैं ना तब लेते हैं, तो यहाँ पे तो कोई रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा। सो ही हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड, नहीं। नो, नोर तो देखो नेगेटिव में आता, तो नोर तो वैसे ही कट गया। बट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट, जब परंतु वाली सिचुएशन आती है कि कुछ ऐसा हो, परंतु करके कुछ आता है, तो हम डालते हैं। 4 देखो, रीजन के लिए जब भी रीजन और कॉज की बात आएगी, हम किसका यूज करते हैं, 4 का। तो यहाँ पे ही डिसाइडेड टू स्टडी बायोलॉजी फॉर ही हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ऑर्गेनिज्म, क्योंकि, ठीक है, रीजन की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, select the most appropriate option to fill in the blank. If they dash the technology earlier, their growth trajectory would have been different. कि उसके पास ये जो टेक्नोलॉजी है पहले होती, तो देखेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, तो कैसा सेंटेंस आपको लग रहा है, ये कंडीशनल लग रहा है कि ऐसा होता, कि ये टेक्नोलॉजी पहले होती तो ऐसा कुछ होता, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यहाँ पे आया हुआ है, इफ़ जब आएगा कंडीशन में, इफ़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट परफेक्ट, सॉरी, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और साथ में अगर आप देखेंगे तो वुड हैव, और यहाँ पे क्या आ गया है, पास्ट पार्टिसिपल आ गया है, ठीक है। तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। अडोप्ट नहीं आ सकता, अडोप्ट नहीं आ सकता, अडोप्टिंग नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों की तीनों किस में है, प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एक आप अगर आप देखेंगे तो एक जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, अडोप्टिंग, ठीक। तो इफ दे हैड अडॉप्टेड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो इफ दे हैड अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी अर्लियर, देयर ग्रोथ ट्राजेक्टरी वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। अंडर नो सर्कमस्टांस शुड यू डाइवलोग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो कहाँ पे आपको जो है हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन जो है वो दिखाई दे रहा है, तो ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखो, क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैसा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें तो पॉजिटिव बनाना है, तो शुड यू जो है इसका क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही बन जाएगा। देखो, जब इसमें आर आया ही नहीं तो हम आर क्यों लेंगे, वुड इसमें आया ही नहीं तो हम क्यों लेंगे, डिड हम कब लगाते हैं, जब हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, और कोई हेल्पिंग वर्ब हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लगाते हैं। लाइक मैंने यू करके कोई सेंटेंस लिखा और उसके सामने बिल्कुल सेकंड वर्ड डाल दी, सेकंड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो डाल दी, वहाँ पे जब हमें दिख रहा है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये पास्ट का सेंटेंस है, तो वहाँ पे तब हम डिड यू कर सकते हैं, डिड नॉट यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, तो शुड यू जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव था तो हमें पॉजिटिव में बनाना था, ठीक है। चलिए, वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूट का। हिस्ट्री इज राइफ विद एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर वेरियस रीजन चूज टू है। ओके, हमें पूरा नहीं पढ़ना है, ये देख लेते हैं। Traitor who collaborate with an occupying enemy force, whether driven by personal ambition, irrational sense of ideal। देखो, ये पूरा पढ़ सकते हो अगर आपको सेंटेंस को जानना है कि किस उसमें जो है ये बात कही गई है, ठीक है। बट जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करनी है। अगर डायरेक्ट आप बता सकते हैं तो डायरेक्ट देख लीजिए। ट्रेटर हु कोलैबोरेट विद एन ऑक्यूपाइंग एनिमी फोर्स, किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, एनिमी फोर्स के साथ, यानी कि दुश्मन के साथ मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे क्विजलिंग। क्या बोला जाएगा, क्विजलिंग जो है उसको बोलेंगे, ठीक है। क्विजलिंग का मतलब होता है ए पर्सन हु बिट्रे देयर आउन कंट्री। क्विजलिंग क्या होता है, ए पर्सन हु बिट्रे देयर
आउन कंट्री, यानी कि अपनी ही कंट्री को जो बिट्रे कर दे, धोखा दे दे, उसको हम क्विजलिंग बोलेंगे। और यहीं पर ये बोला गया था, ट्रेटर हु कोलैबोरेट विद एन ऑक्यूपाइंग एनिमी फोर्स, यानी कि जो दुश्मनों की फोर्स के साथ मिल जाए जाके, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनार्चिस्ट दिया गया है, ओके, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ अनार्ची जो बोलते हैं ना, अनार्ची एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को बोला जाता है। तो ए पर्सन हु बिलीव्स इन, किसमें, बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अनार्ची इज कॉल्ड अनार्चिस्ट, ठीक है। बाइगोट क्या हो जाएगा, बाइगोट क्या है, ए पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, यानी कि जो डिफरेंट ओपिनियंस को ना ले सके, टॉलरेंट ना हो, वो क्या हो जाएगा, बाइगोट हो जाएगा, मतलब उनको टॉलरेट ना कर सके। ओके, साइनोस्योर, ए पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमिरेशन इज कॉल्ड साइनोस्योर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अटेंशन थिंग के बारे में हो या पर्सन के बारे में हो, साइनोस्योर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, सावंत द टीचर क्लैरिफिकेशन वॉज लूसिड, सिनोनिम आ गया, 2 सिनोनिम आए इसमें और 3 वो पूछ लिए गए हैं, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। टीचर क्लैरिफिकेशन वॉज लूसिड एंड ईजी टू ग्रेस्प। हेमंत, यस आई थॉट इट वॉज ऑल्सो डैश एंड ईजी टू डाइसिड। ओके, लूसिड का सिनोनिम यानी कि सेम बताना है। लूसिड का मतलब क्या होता है, लूसिड होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली, एक्सप्रेस्ड क्लियरली। तो यही बोला गया, टीचर क्लैरिफिकेशन वॉज, यानी कि वो कैसी थी, क्लियर थी, ठीक है, क्लैरिफिकेशन वॉज क्लियर एंड इजी टू ग्रेस्प। तो हेमंत, यस आई थॉट इट वॉज ऑल्सो डिस्टिंक्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, डिस्टिंक्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। ऑब्स्टर्स का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना क्या हो, डिफिकल्ट हो, बट इसमें तो क्या है, इजी है, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एनिग्मेटिक क्या होता है, एनिग्मेटिक का मतलब भी क्या होता है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड, तो बिल्कुल इसके अपोजिट में चले जाएंगे, ये एंटेनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद है एम्बिगियस, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि किसी चीज की क्या निकले, अलग अलग मतलब निकले, मीन्स मोर देन वन इंटरप्रिटेशन जिसका होगा उसको एम्बिगियस बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। व्हेन क्वेश्चन्ड ही ट्राइड टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू। 1 वर्ड है, सॉरी इडियम है, अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू, अवॉइड किया उसने एड्रेस करना टू मेन इशू, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन, यानी कि जब भी उससे क्वेश्चन किया, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू अवॉइड एड्रेसिंग द मेन इशू। तो राइट आंसर जो इडियम यहाँ पे हो जाएगा सही, वो है बीट अराउंड द बश, बीट अराउंड द बश। इसका मतलब ही क्या होता है, सिचुएशन से भागना आप कह सकते हैं, ठीक है, अवॉइड करना, मेन उसको टॉपिक से भागना कह सकते हैं, तो बीट अराउंड द बश बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ओके। चलिए, बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, कम क्लीन। कम क्लीन का मतलब क्या होता है, कम क्लीन होता है टू कन्फेस और रिवील द ट्रूथ अबाउट समथिंग, ठीक है, टू कन्फेस और रिवील द ट्रूथ, रिवील द ट्रूथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जंप द गन। जंप द गन, टू डू समथिंग टू सून, यानी कि प्री मैच्योरली, मीन्स कोई काम को बहुत जल्दबाजी में करना, वो हो जाएगा। हिट बिलो द बेल्ट मीन्स टू डू और से समथिंग क्रूअल और अनफेयर, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करना जो कि अनफेयर है, सही नहीं, मीन्स उसने हिट किया बिलो द बेल्ट, ठीक है, तो अनफेयर हो जाएगा एक तरीके से। चलिए, नेक्स्ट देखिए, मैच द वर्ड्स इन ए कॉलम ए विद देयर एंटीनम्स गिवन इन कॉलम बी। ओके, इनको हमें मैच करना था दोनों को। सबसे पहले अगर आप अब देखेंगे तो रेप्यूडिएट है और इसमें एंटीनम्स, ओके, एंटीनम्स बताने हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, तो यहाँ पे
जो दूसरा मिलेगा वो एक्सेप्ट होगा कहीं ना कहीं, तो एडमिट बन जाएगा इसका। ठीक है, रेप्यूडिएट का मतलब रिजेक्ट, तो एडमिट का मतलब एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद है डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, तो ये हो जाएगा इसका एंटेनम। ठीक, तो बी का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर, अनअवेयर या फॉरगॉटन। तो क्या हो जाएगा, मेमोरी, मेमोरी हो जाएगा, किस चीज़ को भूलना या मेमोरी मतलब याद रहना वो। ओके, रेटिसेंट क्या होता है, रेटिसेंट होता है रिजर्व्ड, मीन्स जो कि कम्युनिकेट ना कर पाए, तो अनकम्युनिकेटिव आप बोल सकते हैं। ब्रेजन क्या हो जाता है फिर यहाँ पे, बोल्ड एंड विदाउट शेम। बोल्ड यानी कि जो सारी चीज़ें कह सके। ठीक है, तो इसका अपोजिट ये बन जाएगा, रेटिसेंट का ब्रेजन आ जाएगा। तो चारों जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, select the most appropriate option to fill in the blank and complete the following sentence. Homer, two epic poem, the Iliad and the Odyssey have become dash roadmap in world mythology as they offer invaluable insight. तो यहाँ पे बताना है कि क्या जो चीज़ है यहाँ पे फिल की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जब भी इस फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरीके का आए तो आपको पढ़ के देखना पड़ेगा इसमें कि क्या चीज़ें जो है इसमें बोली गई हैं, उसके बाद ही जो है हम पूरा आंसर जो है बता सकते हैं। ठीक है, तो होमर्स टू एपिक पोएम, यानी कि कोई होमर है उसकी जो एपिक पोएम है द लाइड एंड द ओडिसी, एलियड, एलियड है ये, एलियड एंड द ओडिसी हैव बिकम्स रोड मैप इन वर्ल्ड माइथोलॉजी, ये मतलब मानी जाती हैं माइथोलॉजी में रोड मैप की तरह, एज दे ऑफर, क्योंकि ये ऑफर करती है इनवैल्यूएबल इंसाइट इनटू अर्ली ह्यूमन, यानी कि जो भी ह्यूमन सोसाइटी पहले रही है उनके बारे में जो है बताती है, एंड इलस्ट्रेट हाउ लिटिल हैज चेंज्ड ओवर मिलेनिया, और किस तरीके से जो है चेंजेस जो है संस्कृति वगैरह में आए हैं। ठीक है, तो एक क्या बनाती है, हैव बिकम रोड मैप। कैसा रोड मैप, ट्रांजिएंट, रिडंडेंट, कंटेम्परेरी या आर्कीटाइपल, तो ये इसमें बताना था। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्केटाइपल। ठीक है, आर्केटाइपल रोड मैप यानी कि आदर्श एक रोड मैप जो है बनाती है। ठीक है, रिडंडेंट क्या होता है, रेपिटेटिव, रिडंडेंट मतलब रेपिटेटिव, तो ये तो आएगा नहीं। कंटेम्परेरी क्या होता है, मीन्स अकरिंग इन द प्रेजेंट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मीन शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी टाइप कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम या इम्परमानेंट बोल दीजिए। ठीक, तो ये भी नहीं होगा, तो आर्केटाइपल जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे अगेन वही है, फिर से जो है हमको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स जो है देखना है कि क्या जो है इसमें आने वाला है। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, द ग्रेट डच पेंटर एंड मास्टर ऑफ ब्रोक पेंटिंग, यानी कि जो ब्रोक चित्रकला है, इनके जो भी वो हैं पेंटर हैं, ग्रेट डच पेंटर उस्ताद हैं, नाम है रेम्ब्रेंट। क्या नाम है, रेम्ब्रेंट। The sometimes dash dramatism of the Baroque painting of his time to focus on hitherto unseen realism, creating portrait of extraordinary psychological penetration. ठीक है, देखो क्या बोला गया है, ब्रोक चित्रकला है एक, उसके जो उस्ताद हैं रेम्ब्रांट, उनको जो है उनके जो भी जो चित्र हैं जो कि कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक जो है उनमें गहराई होती है, यानी कि साइकोलॉजिकल पेनिट्रेशन होता है। ओके, तो उनके जो था क्या था, विपरीत था, जो उस समय प्रचलित ब्रोक कला की अक्सर जो भी हुई थी उसके विपरीत था इसका रेम्ब्रांट की जो भी चित्रकला थी उसके विपरीत था। ठीक है, तो वही जो है यहाँ पे पूछा गया, तो सम टाइम क्या आएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा एग्जेजरेटेड, जो है बिल्कुल कहीं हो जाएगा, एग्जेजरेटेड जो है यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। वन वर्ड है द अनएपेटाइजिंग स्ट्यू विद इट्स ग्रेइश ह्यू एंड अनप्लीजेंट, ओके नहीं सॉरी, स्पेल्ड इनकरेक्टली, जो यहाँ पे इनकरेक्टली लिखा है
उसको जो है बताना है कौन सा है। तो 4 यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो पैलेट्स यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अनएपेटाइजिंग भी सही है, ग्रेइश भी सही है। बिजारे जो है वो गलत है, बिजारे में देखो डबल जेड नहीं आया, BIZARRE, यानी कि डबल जेड नहीं आ रहा था, बस ये एक इसमें मिस्टेक थी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स ही है। द मोनेस्ट्री डैश आर्किटेक्चर विद इट्स प्लेन स्टोन वॉल्स एंड innate grandeur stood in stark contrast to the opulent mansion nearby, reflecting the monk commitment to a life of simplicity and discipline amidst of backdrop of luxury। इसमें आप देखोगे, आप 3 जो आपसे क्या पूछ लिए गए हैं, 1 वर्ड पूछ लिए, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोनेस्ट्री ऑस्ट्री आर्किटेक्चर विद इट्स प्लेन। ऑस्ट्री का मतलब क्या होता है, कठोर, जो कैसा हो, कठोर हो, ठीक है। द मोनेस्ट्री ऑस्ट्री आर्किटेक्चर, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंसेस को अरेंज जो है करना है कि क्या क्या जो है इसमें चीज़ें बोली गई हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं हम। स्प्रिंग हैड ब्राइट शेड्स, समर वॉज कूल, ऑटम फीचर्ड अर्थी टोन्स एंड विंटर हैड डीप। यानी कि इसमें जो भी वो होते हैं अपनी क्या बोलते हैं इसको, सीजन होते हैं, उनके बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। कि स्प्रिंग हैड ब्राइट शेड, स्प्रिंग कौन सी होती है, बसंत जो ऋतु होती है, उसमें जो है ब्राइट शेड यानी कि जो चमकीला रंग है वो होता है। समर वॉज कूल, ठीक है। ऑटम फीचर्ड अर्थी टोन्स एंड विंटर हैड डीप ह्यूज, ये बताया गया है। शीत ऋतु में जो है गहरे रंग होते हैं, इसमें वैसे होते हैं ठंडे तरीके के, ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद द सिस्टम ऑफन कैटेगराइज इंडिविजुअल इनटू सीजनल पैलेट बेस्ड ऑन देयर अंडरटोन्स। बी में क्या कह रहा है कि द सिस्टम यानी कि जो भी वो चीज़ें हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है इंडिविजुअल को उनके सीजनल पैलेट पे बेस देयर, उनके जो भी कलर हैं, व्यक्तियों के कलर है वो एक मौसमी पैलेट पर वर्गीकृत किए जाते हैं। गेटिंग योर कलर डन इन्वॉल्व बीइंग असाइंड ह्यूज दैट कॉम्प्लीमेंटेड योर नेचुरल फीचर्स। मीन्स इसमें बताया कि रंग करवाने में आपको जो है इस तरीके के रंग दिए जाते हैं जो आपकी जो नेचर है और नेचुरल फीचर है उसके अकॉर्डिंग हो। कलर एनालिसिस बिकेम पॉपुलर, जो कलर एनालिसिस है, जो रंग विश्लेषण है, ये पॉपुलर हुआ 1980s में, अर्ली 90s में, व्हेन पीपल विजिटेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट। तो यहाँ से शुरुआत होगी। जो कलर एनालिसिस है बिकेम पॉपुलर इन द 1980s एंड अर्ली 90s व्हेन पीपल विजिटेड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सेकंड पे आएगा कि गेटिंग योर कर्ल डन्स इन्वॉल्व बीइंग असाइंड ह्यूज दैट कॉम्प्लीमेंटेड योर नेचुरल फीचर्स। द सिस्टम ऑफन कैटेगराइज इंडिविजुअल इनटू सीजनल पैलेट बेस्ड ऑन देयर अंडरटोन। फिर बताया गया कि स्प्रिंग हैड ब्राइट शेड, समर वॉज कूल, ऑटम फीचर्ड, ये, ठीक है। तो DCBA जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन A, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट है। टू अटर विद ए लाउड एंड वेहमेंट वॉइस, ठीक है, मीन्स एक तो गलत शब्द बोलना और बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, उसको क्या बोलेंगे, वोसिफेरेट। वोसिफेरेट जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, ट्यूपरेट क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा टू एब्यूज़, ठीक है। विवेशियस अगर हम देखिए तो लाइवली, और वनरेबल मीन्स या कह सकते हैं फिजिकली और इमोशनली अटैक करना या हार्म्ड होना, ठीक है, वनरेबल हो जाएगा, ठीक। तो वोसिफेरेट जो है बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला जो है वो है क्वेश्चन टैग। यू हैव नॉट सीन दैट मूवी। हैव नॉट नेगेटिव है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। हेल्पिंग वर्ब अगर आप यहाँ पे देखेंगे या वर्ब होगी, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव नॉट। तो हम यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में बनाना है, तो हैव नॉट से हैव आ जाएगा और यू को एज इट इज़ रखेंगे, तो हैव यू जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए
अगला पैराग्राफ है, अरेंज करना है सेंटेंस को एक सही उसमें। देखिए फर्स्ट है, एज ए पुलिस ऑफिसर आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट एंड वॉज बेटेड वेन एवर इट सेम्ड सेफ टू डू सो। क्या कह रहा है, एज ए पुलिस ऑफिसर मीन्स पुलिस ऑफिसर के रूप में, आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट, मैं एक निशाना था, एंड वॉज बेटेड वेन एवर इट सेम्ड सेफ टू डू, और जब भी ऐसा करना सुरक्षित लगा तो मुझे जो है फंसाया गया। ठीक है, आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट, तो उसमें कुछ ऐसा बताएगा पुलिस अधिकारी के बारे में। तो इससे पहले कोई ना कोई बात हुई होगी तभी ये पुलिस ऑफिसर वो बता रहा है पुलिस अधिकारी के रूप में। ठीक है, बी अगर मैं देखूँ तो इसमें है, इन द एंड द स्नीयरिंग येलो फेसेस ऑफ यंग मैन दैट मेट मी एवरीवेयर, द इंसल्ट हुटेड आफ्टर मी व्हेन आई वाज एट अ सेफ डिस्टेंस गॉट बैडली ऑन माई नर्व्स। इसमें क्या गया है, इन द एंड, यहाँ पे बिल्कुल अंत की बात की जा रही है, तो शुरू में तो नहीं आएगा ये, तो ये तो बाद का ही मिलने वाला है। अंत में द स्नेयरिंग येलो फेसेस ऑफ यंग मैन दैट मेट मी, मीन्स जिस जो व्यक्ति मुझे हर जगह मिल रहा था, द इंसल्टेड हुटेड आफ्टर मी व्हेन आई वाज एट ए सेफ डिस्टेंस गॉट बैडली ऑन माई नर्व्स। मीन्स क्या कह रहा है कि अंत में मीन्स जो भी चेहरे मुझसे मिल रहे थे, जो भी यंग मैन थे, जब मैं उनसे जो है एक सेफ डिस्टेंस पर था, तब मेरे मतलब मेरे जो भी अपमानजनक शब्द हैं वो क्या कर रहे थे, मेरे को हार्म कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसा बताया गया है। सी में देखो क्या है, व्हेन ए निम्बल बर्मन ट्रिप्ड मी अप ऑन द फुटबॉल फील्ड एंड द रेफरी लुक द अदर वे द क्राउड येल्ड विद हिडियस लाफ्टर। यहाँ पे बताया गया है एक फुटबॉल से रिलेटेड है कोई बर्मन, उसने जब मुझे जो था मैदान में गिरा दिया और रेफरी ने दूसरी ओर देखा तो जो भी भीड़ थी वो क्या कर रही थी, हंस रही थी और चिल्ला रही थी। ठीक है, इन मोलुमेन इन लोअर बर्मा आई वॉज ए सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर ऑफ द टाउन एंड हेयर एंटी यूरोपियन फीलिंग वॉज वेरी बिटर। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि मोलिन कोई जगह का नाम है, मोलिन इन लोअर बर्मा। ठीक है, ठीक है, मोलिन इन लोअर बर्मा आई वॉज ए सब डिविजनल, कि मैं वहाँ पे मतलब बर्मा के जो मोलिन है उसमें जो है विभाग जो भी था पुलिस ऑफिसर का, वहाँ पे मैं जो था क्या था, अधिकारी था। और यहाँ पे जो है यूरोप विरोधी भावना जो थी, मीन्स एंटी यूरोपियन फीलिंग जो थी वो बहुत तीव्र थी। मीन्स वहाँ पे जो है यूरोपियंस जो थे उनके खिलाफ थी मीन्स। ठीक है, ओके, तो ये इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, और दिस हैपेंड मोर देन वंस, ये जो था एक से ज़्यादा बार हुआ। तो शुरुआत यहाँ से होगी कि मैं जो था एक पुलिस ऑफिसर हुआ था। पुलिस ऑफिसर जब उसने बता दिया तो दूसरा ये आ जाएगा, एज ए पुलिस ऑफिसर आई वॉज एन ऑब्वियस टारगेट एंड वॉज बेटेड वेन एवर इट सीम्ड सेव टू डू सो। इन द एंड द स्नीयरिंग येलो फेसेस ऑफ यंग मैन दैट मेट मी एवरीवेयर द इंसल्ट हुटेड आफ्टर मी। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। फोर्थ में है, वैन ए निम्बल बर्मन ट्रिप्ड मी अप फुटबॉल फील्ड एंड द रेफरी, मीन्स जब उसने मुझे उस जमीन पर गिराया तो जो क्राउड थी वो चिल्लाने लगी, हंसने लगी, एंड दिस हैपेंड, और ये जो है एक से ज़्यादा बार हुआ। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पे हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है बन जाएगा ये DACEB, DACEB। एक मिनट, DACEB कैसे बना, हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है, देखो D, उसके बाद A है, ओके, पहले ये आएगा, DAC आएगा। देखो D सबसे पहले इन मोलिन, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद एज ए पुलिस ऑफिसर, ये भी सही है। उसके बाद ये है कि व्हेन ए निम्बल बर्मन ट्रिप्ड मी ऑन द फुटबॉल फील्ड एंड द रेफरेंस लुक द अदर वे द क्राउड यील्ड विद हिडियस लाफ्टर, ये तीसरे पे आएगा, सॉरी। फिर ये है इन द एंड ऑफ स्नीयरिंग येलो फेसेस ऑफ, फोर्थ पे B रहेगा, सॉरी फोर्थ पे ये रहेगा दिस हैपेंड मी एन, और इन द एंड वाला लास्ट में मिलेगा। ओके, B लास्ट में मिलेगा, DACEB हो जाएगा। ओके, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसमें, B लास्ट में रहेगा, यानी इन द एंड जो वाली लाइन है ये लास्ट में आएगी, तो 5th नंबर पे ये वाली आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मीन्स जो भी अंडरलाइन वर्ड है इसमें जो है इसका सिनोनिम बताना है। इम्पार्शियल है अब यहाँ पे, द जज रिमेन इम्पार्शियल थ्रू आउट द ट्रायल इंश्योरिंग फेयरनेस।
देखो एक वर्ड आपने सुना होगा पार्शियल या पार्शियलिटी। पार्शियल होता है जो भेदभाव करता है। इम्पार्शियल मीन्स आप कह सकते हैं जो पक्षपात ना करे, ठीक है, मीन्स नॉट फेवरिंग वन साइड और अनदर। या एक और इम्पार्शियल को आप बोल सकते हैं अनबायस्ड। एक बायस्ड तो होता है कि किसी की एक तरफ ही होना, ठीक है, मतलब झुकाव जो भी है वो एक तरफ होना। अनबायस्ड क्या हो जाएगा, किसी की तरफ भी ना झुकाव होना, ठीक, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे है कंपैशन। कंपैशन को हम क्या बोलते हैं? कंपैशन क्या होता है? कंसर्न फॉर द सफरिंग, ठीक है, तो वो होता है। तो ये तो नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दिस मीन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, ठीक है, मतलब किसी भी फैक्ट से या किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, जो उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो पार्शियल का क्या हो जाएगा? इम्पार्शियल का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक, मीन्स किसी एक उस पर जो है इन्फ्लुएंस ना हो जिससे हम, ठीक। सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव जो है ये बेस्ड होता है ऑन इन्फ्लुएंस्ड, बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस्ड बाय या इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग, टेस्ट, ओपिनियन। ऑब्जेक्टिव में जब जो है हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग। सब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग, टेस्ट, ओपिनियन, ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। जजमेंटल क्या है? जजमेंटल मीन्स एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना उसमें, इसमें बायस्ड और अनबायस्ड का तो कुछ है ही नहीं, तो जजमेंटल तो होगा ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज द सेंटेंस गिवन बिलो इज द स्पेल्ड इनकरेक्टली, यानी कि मिस स्पेल्ड वर्ड इन 4 वर्ड्स में से बताना है। तो देखो प्री सीजन अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम प्री सीजन में नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड बिल्कुल सही लिखा है, ये दो तो बिल्कुल ईजी थे, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। ओके, इम्पैकेबली भी बिल्कुल सही है। मॉन्यूवर जो है बिल्कुल गलत लिखा है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, या तो मैन्यूवेयर हो कि MEANEUVER, ठीक है, या तो ये स्पेलिंग हो सकती है, या मैन्यूवेयर हो सकती है MANOEUVRE, ये हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, ये नहीं हो सकती है। चलिए यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन टैग जो है बताना है। द ग्रैंडफादर आस्क्ड द पासर बाय इन द पार्क, आई डिड नॉट लीव माई बैग हेयर, एंड बताना है इसमें, ठीक है। ओके, आई डिड नॉट लीव, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम इसमें चेक करेंगे ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो डिड नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें पॉजिटिव में बनाना है, तो डिड का डिड ले लेंगे, और जो प्रोनाउन है वो क्या है? आई है, तो डिड आई जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। डिस्पाइट द टीम एफर्ट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, देयर अटेम्प्ट्स वर thwarted by an individual known his for constant opposition, a true dash। इसमें देखो fill in the blanks बताने हैं। ओके, इसमें देखो क्या कहा गया है, डिस्पाइट द टीम एफर्ट्स, मतलब टीम के एफर्ट्स करने के बाद भी मीन्स जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। देयर अटेम्प्ट्स वर थ्वार्टेड बाय एन इंडिविजुअल नॉन फॉर हिज कांस्टेंट अपोजिशन, ए ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनोवेटर क्या होता है? इनोवेटर मीन्स जो किसी चीज़ की इन्वेंशन करे उसको बोल सकते हैं, मीन्स जो न्यू आइडियाज़ दे उसको इनोवेटर बोला जाता है, जो न्यू आइडियाज़ देगा। ऑल्ट्रुइस्ट क्या हो सकता है? जो दूसरों का भला सोचे, वेलबींग ऑफ कंसर्न ऑफ वेलबींग ऑफ अदर्स कह सकते हैं ऑल्ट्रुइस्ट को, ठीक है। बेनिफैक्टर क्या होता है? बेनिफैक्टर होता है जो हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करे, यानी कि मीन्स यहाँ पे बोलना था, ओके, थ्रोटेड का अपोजिट हो जाएगा बेनिफैक्टर, ठीक है। ओके, नेशियर क्या होता है? नेशियर ये होता है जो नेगेटिव और जिसकी मतलब आदत होती है नेगेटिव चीज़ों को एक्सप्रेस करना। तो डिस्पाइट द टीम एफर्ट्स टू रिजॉल्व देयर अटेम्प्ट्स वर थ्वार्टेड बाय एन इंडिविजुअल नॉन फॉर हिज कांस्टेंट अपोजिशन, इट ट्रू नेशियर,
मीन्स जो क्या कर सके, हैबिट होती है जिसकी एक्सप्रेसेस नेगेटिवली और पेसिमिस्टिक व्यू, या रिजेक्ट करे किसी चीज़ को, रिजेक्ट समथिंग, ठीक, तो ये हो जाएगा। मीन्स बार बार वो होने के बाद भी, टीम के एफर्ट के बाद भी जो है सारी चीज़ें क्या हो रही थी, रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है। Select the most appropriate proverb that is closest in meaning to the given sentence. Someone who has little knowledge about something often acts like they know everything. इसमें जो है प्रोवर्ब बतानी है कि कौन सी जो है आएगी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, empty vessel make the most noise। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, थोथा चना बाजेगा ना, कुछ ऐसा बोला जाता है ना, तो ये उसी में आ जाएगा। समवन हु हैज़ लिटिल, मतलब किसी के पास क्या है, बहुत कम नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, बट वो दिखाते ऐसे कि पता नहीं उसको तो क्या पता है। तो एम्प्टी वेसल मेक द मोस्ट नॉइस, या क्या कहते हैं उसको, खाली बर्तन और ज़्यादा आवाज़ करता है, आई थिंक ऐसा बनेगा इसका, खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक यहाँ पे है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि हमें, अब इसका मतलब निकालो आप, कि जो घास है हमेशा दूसरी तरफ हरी होती है, बट इसमें एक्चुअल घास की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि लोग हमेशा ये दिखते हैं, सोचते हैं दूसरों को देखकर कि ये हमसे बेटर कंडीशन में है, मीन्स हमसे बेटर जो है परिस्थितियों में है, ठीक है, हमारे हालात इनसे बुरे हैं। हर किसी को जब भी देखेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे कि हम इस हालत में क्यों और वो बेटर में क्यों हैं, ठीक है। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें नहीं पता दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स हो, बट हम ये देखते हैं कि वो कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं, बस दैट्स इट। द पैन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, द पैन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, क्या कह रहा है, जो कलम होती है ना वो तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे शब्द होते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, या हमारी जो भी थॉट्स होते हैं, वो जो शारीरिक बल होता है ना, उससे ज़्यादा शक्ति उन वर्ड्स में होती है, हमारी उन विचारों में होती है। तो ये कुछ ऐसा कहने का मतलब है इसका, ठीक है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इसका मतलब मैंने बता ही दिया था, खाली बर्तन जो है वो सबसे अधिक जो है शोर करता है। ओके, रोम वॉज नॉट बिल्ट है, कि रोम जो है एक दिन में नहीं बना है। इसका मतलब है कि उपलब्धियां जो प्राप्त करनी है ना, उसको प्राप्त करने में टाइम और समय दोनों लगता है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता है। ओके, मीन्स इम्पोर्टेंट अचीवमेंट टेक टाइम एंड एफर्ट्स, ठीक है। ये हो जाएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इनमें से भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं जो है सारी की सारी आपको बता रही हूँ, अगर कोई आए तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा के उसमें आंसर कर सकें, ठीक है। चलिए एक पेपर और करते हैं। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, बट इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय पीपल इन चाइना, जापान एंड द मिडल ईस्ट। तो ए वाला ऑप्शन तो देखो आएगा नहीं शुरू में, क्योंकि बट आ गया, परंतु आ गया, उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी हम परंतु लगा रहे हैं। तो ए वाले ऑप्शन तो दोनों ही कट कर दो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ई से शुरू होगा या बी से शुरू होगा। ओके, यहाँ पे है, द अरब सून अडॉप्टेड दिस सिस्टम एंड दे इंट्रोड्यूस इन यूरोप मोर देन 1000 ईयर्स एगो। और यहाँ पे या क्या कह रहा है बी में, द एंशिएंट इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन्स एंड चाइनीज ऑल यूज्ड द एबाकस, ठीक है। तो जो सही लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, बी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है पहले ये तो पता चले। यहाँ पे बताया गया है कि जो एंशिएंट इजिप्शियन थे, मीन्स जो भी मिस्र वासी थे, ग्रीक यानी यूनानी, रोमन्स और चाइनीज़, ये सब जो है क्या यूज़ करते थे, एबाकस का यूज़ जो है करते थे। उसके बाद है, इन अबाउट AD 700 द हिंदूज इन्वेंटेड ए न्यूमरल सिस्टम दैट मेड एडिंग विद रिटन नंबर्स एज ईजी एज एडिंग ऑन द एबाकस। मतलब लगभग 700 ईस्वी में जो है हिंदुओं ने एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार किया जिससे लिखित संख्याओं को जोड़ना अबाकस में जोड़ने से इजी हो गया था, ठीक है। मीन्स अबाकस में जब हम जोड़ते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हिंदुओं ने जो है, मीन्स जो भी हिंदू थे, उन्होंने जो है कुछ ऐसा प्रणाली का आविष्कार किया 700 AD में।
ठीक है। उसके बाद ई ऑप्शन आएगा, द अरब सून अडॉप्टेड, तो अरबों ने भी जो है इसको अडॉप्ट कर लिया, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप मोर देन 1000 ईयर एगो, तो अरबों ने भी जो है इस प्रणाली को अपना लिया और 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले इन्होंने इसे यूरोप में लागू कर दिया। ठीक है। उसके बाद है सी, एज रिटर्न कैलकुलेशन बिकेम्स ईजियर द बक पास्ड आउट ऑफ यूज इन यूरोप, मीन्स जैसे जैसे लिखते हुए गणना जो थी वो क्या होगी, कैलकुलेशन इजी हो गई, तो जो अबैकस का यूज़ है वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया यूरोप में। बट इट कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय पीपल इन चाइना, जापान एंड द मिडल ईस्ट, बट लेकिन चीन, जापान और जो अदर लोग थे मिडल ईस्ट के, वो जो थे उसको फिर भी उपयोग करना जारी उन्होंने रखा। तो BDECA जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ओके, यहां पे है रिवर्बरेशन, इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए जो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी वो कुछ ऐसे हो जाएगी। ओके, इसको लिखना था तो REVER और BA की जगह BE आएगा, RATION। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, His perfunctory apology failed to convince anyone of his sincerity. Which word is the antonym of perfunctory in the given context? तो क्या हो जाएगा? परफेक्शनरी का एंटेनम पूछा है इसने, अपोजिट क्या हो जाएगा? क्या है यहाँ पे देखो, हिज परफेक्शनरी apology failed to convince anyone of his sincerity. मीन्स परफेक्चुरी अपोलॉजी मीन परफेक्चुरी क्या हो जाएगा, हैबिचुअल रिटर्न वो बोल सकते हैं, रूटीन। ठीक है, मीन्स एज ए रूटीन ड्यूटी। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉन्साइंसियस जो है इसका अपोजिट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सिनोनिम बताना है, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से जो है जोड़ना है। एग्जरबेट जो है पूछा है, मीन्स कह सकते हैं एग्जरबेट प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन, तो इसका सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, एग्रावेट। ठीक है, एग्रावेट। ओके, क्लैंडस्टीन मीन्स कुछ काम सीक्रेटली करना, डन सीक्रेटिवली। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सीक्रेट। मतलब ओके, क्लैंडस्टीन का मतलब है सीक्रेट रखना। ठीक है, सीक्रेट रखना किसी चीज़ को, क्या कह सकते हैं इसको, सीक्रेट रखना मीन्स फॉरबिडन। तो इसका जो अपोजिट बन जाए, सेम नहीं, वेट, सेम बोला है, क्लैंडस्टीन वही है। ठीक है ठीक है, सीक्रेट रखना, सीक्रेट ही हो जाएगा, सीक्रेट रखना मीन्स सीक्रेट ही तो हो गया। ठीक है, वही है। ऑडेशियस पूछा है, ऑडेशियस मीन्स डेयरिंग, मीन्स ठीक है। ओके, एरुडाइट मीन्स हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, तो स्कॉलरली हो जाएगा इसका। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन पैसेज, तो ये है, इसमें से पूरा पैसेज तो क्या पढ़ना है, इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, इसमें जो है इसकी स्पेलिंग देखनी थी। तो ये अभी हमने ऊपर बढ़ा भी था, कॉन्सेंसियस का अगर आप देखेंगे TIOU है, TIOUS है, SINI, देखो यहाँ पे आई नहीं है और इसमें आई दिया गया है, तो यही जो थी इसमें मिस्टेक थे। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। नीतीश हैज़ नॉट इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग क्रिकेट प्लेयर। आगे को नेगेटिव है, पॉजिटिव में बनाएंगे इसको। हैज़ है तो हैज़ नॉट है तो हैज़ लिखेंगे। नीतीश है, नीतीश के लिए क्या बनेगा, ही बनेगा। ठीक है, हैज़ ही हो जाएगा। ओके, The professor explained the concept so that even those familiar with the subject could understand it.
इसमें जो है ना क्या बतानी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, टेंटेटिवली है, एम्बिगियसली, ऑब्सक्योरली या सक्सेंसली। तो देखो, द प्रोफेसर एक्सप्लेन द कंसेप्ट सो दैट इवन दोज अनफेमिलियर विद द सब्जेक्ट कुड अंडरस्टैंड। मतलब उस तरीके से कंसेप्ट को जो है उसने एक्सप्लेन किया कि जो अनफेमिलियर थे सब्जेक्ट से वो भी जो है बेटर तरीके से समझ सके। ठीक है, टेंटेटिवली मीन्स नॉट इजी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। एम्बिग्यूसली मीन्स मोर देन वन इंटरप्रिटेशन जिसकी हो, तो ये तो है ही नहीं। ऑब्सक्योरली क्या है, मीन्स दैट इन ए वे दैट इज़ नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टैंड, मीन्स ये भी जो अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो यहाँ पे सक्सेंशियली भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रीफ और क्लियरली एक्सप्रेस्ड इसका मतलब हो जाएगा, तो ये वाली जो है बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। वेल्दियर कंट्रीज आर नॉट लीडिंग टू लेबर शॉर्टेजेस, आर नॉट लीडिंग टू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। वेल्दियर कंट्रीज, देखो यहाँ पे आर है तो आर तो ले लिया हमने। अब वेल्दियर कंट्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, किस प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, दे को, तो आर दे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द हिस्टोरियन प्रोवाइडेड ए डैश अकाउंट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन मेकिंग इट accessible टू मॉडर्न रीडर्स। ओके, ये देखो बहुत सारे वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं। लूसिड पढ़ चुके हैं हम, एरुडाइट पढ़ चुके हैं, ऑब्सक्योर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें हमने आई थिंक ये देखो ऑब्सक्योरली अभी पढ़ा हमने, लूसिड हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना मेनली यही आप घूमते फिरते मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर करना भी जो है देखो थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता है प्रीवियस ईयर करने से। देखिए, हिस्टोरियन प्रोवाइडेड ए डैश अकाउंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन मेकिंग accessible टू, मतलब हिस्टोरियन ने जो है प्रोवाइड किया किस क्या, एंशियंट सिविलाइजेशन की जो भी इंफॉर्मेशन थी जिससे जो है ये असेसिबल हो कहाँ पे, मॉडर्न रीडर्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अभी हम पढ़ गए, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल ना हो। ठीक है, अस्पष्ट कह सकते हैं। ऑब्वियस है हिस्टोरियन जो है कोई अस्पष्ट बातें थोड़ी बताएंगे अपनी सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो ऑब्सक्योर तो नहीं होगा। एरुडाइट क्या होता है, एरुडाइट मीन्स हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज। ठीक है, तो ग्रेट नॉलेज अकाउंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन मेकिंग इट accessible, तो ये इसके साथ नहीं जा रहा है एरुडाइट। ठीक है, एरुडाइट नहीं होगा इसमें। एरुडाइट कह सकते हैं आप एक तरीके का ज्ञान होना या सीख देना। तो क्या वो ज्ञान देगा, हिस्टोरियन ज्ञान थोड़ी प्रोवाइड करेगा एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना जिसको मॉडर्न जो रीडर है वो एक्सेस कर पाए। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी, मतलब देखा नहीं जा सके। ठीक है, तो ये भी नहीं। लूसिड आ जाएगा। लूसिड का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो हिस्टोरियन प्रोवाइड ए क्लियर या लूसिड अकाउंट ऑफ एंशियंट, मतलब एक क्लियर पिक्चर उन्होंने दी एंशियंट सिविलाइजेशन की, ताकि उसको मॉडर्न जो भी रीडर है वो क्या कर सकें, एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो लूसिड जो है सही होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड। ए प्लेस वेयर कॉइन, मेडल और टोकन्स आर मेड, मिंट हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है समवन हु डज नॉट कंप्लेन और शो देयर इमोशन। एक ऐसा, मतलब ऐसा कोई भी जो कि कंप्लेन ना करे और अपने इमोशन को शो ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्टोइक। क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्टोइक। ठीक है, तो याद रखना है इसको फर्स्ट, हु डज नॉट शो इमोशन। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टोइक को, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में समझ में भी नहीं आएगा, बस स्टोइक याद रखो। ओके, नहीं बोल सकते हैं जो अपनी इमोशन शो ना करे, धैर्यवान, पेशेंस हो जिसमें, वो बोल सकते हैं एक तरीके से स्टोइक। साइनिक क्या होता है, साइनिक निंदा करने वाला जो है, बोल सकते हैं ना। ठीक है, पेडेंट, पेडेंट मीन्स पंडित, ए पर्सन हु इज कंसर्न विद माइनर डिटेल्स एंड रूल्स विद एकेडमिक लर्निंग, मीन्स किसी चीज़ का ज्ञाता कह सकते हैं एक तरीके से।
विद्वान टाइप, ठीक है। एसेटिक भी नहीं होगा। हु प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंशन, तो उसे बोलते हैं एसेटिक, तो ये भी नहीं होगा। तपस्वी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, देखो एक तपस्वी हो जाएगा। ये एक तरीके का पंडित ज्ञानी आप इसको बोल सकते हैं, सैनिक जो निंदक हो। ओके, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन आई गोट टू नो अबाउट माई एक्सेप्टेंस टू द कॉलेज। यहाँ पे दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, ये बोला है। जो यहाँ पे अंडरलाइन है वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, उसको हम किससे बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमली हैप्पी का मतलब है वॉज ऑन क्लाउड 9, ये एक इडियम है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। टू बी ऑन क्लाउड 9 इडियम है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब है वॉज ब्रूइंग ए स्टॉर्म, मीन्स ट्रबल वॉज अप्रोचिंग, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वॉज ब्रूइंग ए स्टॉर्म का हिंदी में अगर हम देखें कि तूफान आने वाला था, तूफान आने का मतलब क्या है, मुसीबत आने वाली है, ठीक है। वॉज आउट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मतलब उत्साह, उत्साह से भी बाहर का, उसको क्या बोलेंगे, निराशा या उदास महसूस करना। हैड ऑल माई डक इन ए रो, हैड ऑल माई डक्स इन ए रो, यानी कि सारी चीज़ें जो है केस में होना, एक सही उसमें होना। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड, हैड ऑल माई डक्स इन ए रो, ठीक है। तो वॉज ऑन क्लाउड 9 सही हो जाएगा। ओके, select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. Usually reporters say one thing and do another with the facts they collect while covering an incident. देखो यूजली रिपोर्टर्स मतलब जो रिपोर्टर्स होते हैं, से वन थिंग कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, डू अनदर विद द फैक्ट्स दे कलेक्ट वाइल कवरिंग एन, मतलब कोई एक्सीडेंट जब भी कवर करते हैं तो उसके लिए मतलब से वन थिंग एंड डू अनदर, इसके लिए वर्ड कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ये पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, मीन्स क्या होता है प्ले फास्ट एंड लूज, मीन्स एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। ओके, मतलब बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंपेयर टू लास्ट ईयर्स स्टूडेंट्स नाउ स्पेंड फ्यूअर आवर्स इन द लाइब्रेरी। फ्यू आवर्स नहीं आएगा, फ्यूअर आवर्स हो जाएगा, ठीक है, मिनिमम भी नहीं। ओके, लास्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ फ्रेज। ए पर्सन हु राइट ए डिक्शनरी। ओके, एक पर्सन जिसने डिक्शनरी राइट की उसको क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर। क्या बोला जाएगा, लेक्सिकोग्राफर, मतलब जिसकी जॉब जो है वो क्या है, लिखना है, जो या फिर एक जो कंपाइल करता है डिक्शनरी, क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर बोलेंगे, ठीक है। ओके, एडिटर कौन होता है, जो न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह का जो भी चार्ज होता है जिसके पास, उसको एडिटर बोला जाता है ना, तो वो एडिटर हो जाएगा। कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर मीन्स जो डेकोरेटिव हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। और स्क्राइब क्या होता है, प्रिंटिंग जो है उनसे पहले जो भी अलग अलग उन चीज़ों पर जो भी मिले हैं वो हो जाएगा स्क्राइब। ओके, हिंदी में अगर मैं देखूँ तो स्क्राइब होता है, मतलब स्क्राइब वो है मीन्स प्रिंटिंग आने से पहले जो भी दस्तावेज़ थी उनकी जो प्रतिलिपि बनाई जाती थी ना, उनको बनाने वाला जो होता है ना वो होता है एक तरीके से एक लेखक ही आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन, आपको आइडिया हो गया होगा। 3 पेपर हमने इसमें डिस्कस किए हैं जो कि अभी DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो यहाँ से एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा रही हैं, और ये PDF आपको ग्रुप में ही मिल जाएगी। वहाँ पे जो है और जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के जो पूछे गए होंगे वो भी जो है डाल दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर, वहाँ पे आप कर सकते हैं कांटेक्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप का जो बटन है वो ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।